हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास टेंथ का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 2023 का पेपर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको इसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है और आपके पेपर 80 मार्क्स का होता है। तो ये डिटेल वैसे बेसिक डिटेल है जो कि आपको पहले से ही पता होगी। तो इसको यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो कि यहाँ पर आप रीड करेंगे या आपको करना चाहिए वैसे एग्जाम के अंदर, जिससे यहाँ पर जो है वो आपको पता चलता है कि आपको क्या यहाँ पर जो है वो पॉइंट है एग्जाम के लिए। खैर, यहाँ पर हम पेपर को देखेंगे और पेपर में यहाँ पर जैसे कि इंस्ट्रक्शन के आगे वाले पॉइंट जो है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस के और भी पॉइंट दे रखे हैं। इसमें यहाँ पर जो आपको पॉइंट दे रखा है, जैसे कि पॉइंट नंबर 7 प्रश्न संख्या 23 मानचित्र कार्य से संबंधित है और 4 अंक का है। और इसके अलावा प्रश्न 21 से 23 आंतरिक विकल्प हैं। इसका मतलब है आपको ये क्वेश्चन अथवा में दिया जाएगा। और इसके अलावा एक और डिटेल जो होती है पेपर के अंदर, जो काफ़ी बार यहाँ पर अननोटिस कर देते हैं, वो ये रहती है कि यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपको जो भी पेपर में, क्योंकि दोनों लैंग्वेज होती है, बाइलिंगुअल पेपर होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होता है, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश वाला वर्जन है वो हमेशा सही माना जाता है अगर किसी भी तरह की मिस्टेक अगर आपको देखने को मिलती है तो। खैर, यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो सेक्शन ए, जिसमें कि यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इसका फर्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे हुआ था। साथ में यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सेकंड में। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान किस देश में है? तो थर्ड का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ब्रेटन वुड्स जो जगह है वो अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न में से किसे किससे एक युग नए युग का प्रतीक कहा गया, पहला प्रतीक कहा गया है? तो चौथे का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कपास को जो है वो यहाँ पे नए युग का प्रतीक बोला गया है, यानी कि कॉटन को। फिफ्थ है, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फिफ्थ वाले में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत यहाँ पर जो है वो सही आंसर होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, बेल्जियम में। फिर है 7 में पूछा है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह है? तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, नारीवादी, यानी कि फेमिनिस्ट। फिर है 8th, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से रहा है? तो 8th में यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, नेपाल, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट का। तो इसमें यहाँ पर है, बाजार में उत्पाद उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। तो किसके लिए होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं? तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है? तो 11 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, एल्यूमिनियम प्रगलन, यानी कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका मतलब यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो एक से अधिक देशों में फैली हुई होती है, यानी कि नियंत्रण और स्वामित्व रखती हैं। तो ये यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके 12th का। आगे बढ़ेंगे, ये फर्स्ट के सारे 12 क्वेश्चन थे एमसीक्यू में। उसके बाद आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से डैश महाद्वीप में लड़ा गया? तो इसमें यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन से महाद्वीप में लड़ा गया, तो ये यहाँ पर जो है वो आपके आ जाएगा अमेरिकी देश या फिर आपको यूरोपीय देश यहाँ पे
लिख सकते हैं। यूरोपीय मतलब मुख्य रूप से यहाँ पे लड़ा गया था ये। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुंदर लेखन की कला डैश कहलाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुलेख। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा सुलेख कहलाती है। अच्छा लिखने को हम सुलेख कहते हैं हिंदी में। फिर है थर्ड क्वेश्चन, सन डैश में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड का। फोर्थ है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर डैश और प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर करती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तुलना शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, डैश प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय, इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर हम वस्तु विनिमय लिख देंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में डैश अधिनियम पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारे थे सेकंड क्वेश्चन तक। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें यहाँ पर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर यहाँ पे देना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई? भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो पहले का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी देश। यहाँ पर अमेरिकी देश में यहाँ पर जो गृह युद्ध हुआ था, इसके कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। फिर है सेकंड क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेकंड का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्व बैंक। विश्व बैंक यहाँ पर जो है वो बोला जाता है, यानी कि वर्ल्ड बैंक। थर्ड है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंत्रीकृत प्रिंटिंग प्रेस का। यंत्रीकृत प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जोहानस गुटेनबर्ग ने यंत्रीकृत प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का, दीनदयाल पत्तन कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है ये। गुजरात इसका राइट आंसर होगा। फिर है फिफ्थ, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहां पर की जाने वाली कृषि का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन कृषि। गहन कृषि या फिर सघन कृषि भी लिख सकते हैं। सघन कृषि भी इसका राइट आंसर होगा। फिर है सिक्स्थ, आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित कर दिया है? संक्षेप में बताइए। तो सिक्स्थ में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा किसानों ने पानी की अधिक खपत वाली और व्यावसायिक फसलों को स्थानांतरित कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप जो है वो परिवर्तित हुआ। फिर है यहाँ पे सेवेंथ, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई दो नाम बताइए। तो 7 में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। एक तो जर्मनी में वहाँ पाया जाता है और इसके अलावा दूसरा हो जाएगा हमारे पास स्वीडन। समरूप समाज मिलता है यहाँ पे। फिर है 8th, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो 8th में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा, धर्म और जाति। यहाँ पर ये ऑप्शन मतलब ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भाषा, धर्म और जाति, ये इसका राइट आंसर होगा। 9 है, बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्थान ने किया था? तो 9th में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फेडिकोर नाम का जो संगठन था, इसने यहाँ पे जो है वो नेतृत्व किया था। फेडिकोर संगठन। फिर नेक्स्ट है 10,
प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? तो इसका यहाँ पर उत्तर ध्यान से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, ये यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर संरक्षित किया जाता है, उदाहरण के लिए वेतन। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 12, एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आय में वृद्धि करना तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के लिए। तो इसमें यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे हुए क्वेश्चन नंबर 3 तक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें यहाँ पर आपके सेक्शन बी यहाँ से शुरू होता है। तो सेक्शन बी में यहाँ पर आपके 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 16 तक हैं और आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में 50 वर्ड्स में देना है। तो जैसे कि 4th क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेंशन वियना संधि की कोई दो विशेषताएं बताइए, यानी कि मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो इसमें यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से सुनना है आपको ताकि आप नोट कर सकते हैं इसको। तो इसमें राइट आंसर होगा नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना, भूवंश में सत्ता में पुनः बहाल करना। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। 5वां है, बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई। तो 5वें में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है तो आप उस हिसाब से उसको लिखेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी, और इसके अलावा दूसरा हो जाएगा नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब कुनबे के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर है छठा, कर्तन दहन कृषि क्या है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो किसान है जमीन के टुकड़ों को साफ कर लेता है तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता है। तो ये 6th का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, वन्य जीवों की सुभेद्य जातियों पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या निरंतर घट जाती है, यदि इन्हें नहीं रोका गया तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी। तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा वन्य जीवों की सुभेद्य जातियों के बारे में। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा लेंदी आंसर है वैसे तो इसका, तो मैं यहाँ पर आपको बोल के आपको बता देता हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुने और नोट कर लें। जल प्रबंधन का आशय जल संसाधनों के इष्टतम प्रयोग से है और जल की लगातार बढ़ती मांग के कारण देश भर में जल के उचित प्रबंधन की आवश्यकता कई वर्षों से महसूस की जा रही है। जल प्रबंधन के तहत पानी से संबंधित जोखिमों जैसे बाढ़, सूखा और संदूषण आदि के प्रबंधन को भी शामिल किया जाता है। यह प्रबंधन स्थानीय प्रशासन द्वारा भी किया जा सकता है और किसी व्यक्तिगत इकाई द्वारा भी। उचित जल प्रबंधन में जल का इस प्रकार प्रबंधन शामिल होता है कि सभी लोगों तक वह पर्याप्त मात्रा में पहुंच सके। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट बताने हैं जिससे पता चले कि जो सड़क परिवहन है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो 9th में यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों तक हो जाती है, जबकि रेल परिवहन की पहुंच हर जगह संभव नहीं है। सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है, जबकि रेल पटरियां बिछाने में अधिक लागत आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के कोई 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा, जैसे कि जनता के लिए नीतियाँ बनाना, ये एक कार्य हो जाएगा। इसके अलावा लोकतंत्र की संरचना का निर्माण करना, ये भी एक कारण हो जाएगा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जैसे कि चुनाव संबंधित कार्यों का संचालन करना। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन मानते हैं, क्यों? कारण या संक्षेप में बताइए। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इसको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट आपको बता दूँ, ये हो जाएगा लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का भी।
उनकी मांगों को पूरा करना और उनके हितों पर विचार करना उनके प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो वे अगले चुनावों में अपनी शक्ति खो देंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, नागरिकों को यह जांचने का भी अधिकार है कि सरकार ने निर्णय लेने में मानदंडों और प्रक्रियाओं का पालन किया है या नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र में पारदर्शिता है। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतंत्र को पुनर्निर्वासित करने के लिए इसमें जोड़ने के कोई दो बिंदु बताइए। तो आप जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है, स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है, लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। ये मतलब विशेषताओं की तरह यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा विद्रोह या क्रांति की कोई संभावना नहीं होती, जिम्मेदार सरकार होती है, मजबूत और कुशल शासन होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवीकरणीय और एवं गैर नवीकरणीय संसाधनों को परिभाषित कीजिए। ये भी 2 नंबर का है, यहाँ पर दोनों की परिभाषा आपको बतानी है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें यांत्रिक, विद्युत या रासायनिक प्रक्रिया से पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनके बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी है, जबकि इनका उपयोग अत्यधिक हो तो निकट भविष्य में इन संसाधनों के समाप्त होने का खतरा रहता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13 का। फिर 14 है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर भी आप बता सकते हैं, जैसे कि एक तो स्वामित्व का, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र पर सरकार का पूर्णतः या आंशिक स्वामित्व रहता है और निजी क्षेत्र पूर्णतः निजी स्वामित्व के होते हैं। तो ये पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अंतर, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण होता है, जबकि निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आंसर आपके लिए हो जाएगा। फिर है 15th क्वेश्चन, बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा, बैंकों की ऋण गतिविधियों में कुछ नगद जमा आरक्षित करना, वारंटी से ऋण विस्तार, जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का मिलान करना और जमाकर्ताओं को दी जाने वाली तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलना शामिल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने के किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। तो 16 में आंसर हो जाएगा, एक पहला पॉइंट जैसे कि लिख सकते हैं, बड़े पैमाने पर खाद्य भंडारण एवं जमाखोरी जैसी घटनाएं होना। उसके बाद अनैतिक एवं अनुचित व्यवहारों से उपभोक्ताओं की रक्षा एवं उनके हितों को बढ़ावा देने की आवश्यकता। ये कारण यहाँ पे आपके 2 कारक मतलब आपके हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में यहाँ पर आपको 17 से 20 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं और 100 शब्द में यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। इसमें यहाँ पर आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इटली के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर आपको लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना है आपको और नोट कर लीजिएगा। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। दूसरा पॉइंट, युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर थी। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा मंत्री प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। चौथा हो जाएगा, काबूर ने फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। इसके अलावा एक और पॉइंट है, जैसे कि 1860 में वे दक्षिण इटली 2 सिसिलियों के राज्य पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। इस प्रकार इटली की एकीकरण प्रक्रिया में शासक विक्टर एमेनुअल काबूर और ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की विशेष भूमिका थी। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन, यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। तो इसमें यहाँ पर आपके पॉइंट हो जाएंगे, जैसे कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करना। इसके अलावा सर्वेक्षण उपरांत मानव मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप से देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। चौथा पॉइंट हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है, भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति काफ़ी दयनीय है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व की संख्या लगभग ना के बराबर है। केवल पंचायत स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व अधिक देखा जा सकता है, क्योंकि पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। संसद में इनका 1/3 सीटों पर आरक्षण हेतु सरकार द्वारा प्रयास जारी है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है 20 क्वेश्चन, विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक होता है, इस कथन के पक्ष में अपने 3 तर्क दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट, व्यापार का अवसर, यह उत्पादकों को अपने देश से बाहर के बाजारों में अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं देने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा, चुनाव का अवसर, इस प्रक्रिया के कारण देश के अंदर और देश के बाहर हुए वस्तुओं एवं सेवाओं में चुनाव का अवसर मिलता है। तीसरा लिख सकते हैं, गुणवत्ता को वरीयता, एकल बाजार होने के कारण विभिन्न प्रकार के सामानों के बीच गुणवत्ता को वरीयता दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपके पॉइंट्स हो जाएंगे जो कि आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 23 तक, जिसमें यहाँ पर आपके सेक्शन डी यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है, इसके आंसर यहाँ पर आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि निबंधात्मक क्वेश्चन है और इसके आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी रहेगा, तो यहाँ पर बताना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आप क्वेश्चन जो है वो इसको नोट करें, देख लें अच्छे से, ताकि यहाँ पर आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। ये 21 क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में है, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को सोदाहरण समझाइए। फिर है अथवा में, भारत में संघीय व्यवस्था के विविध स्तर बताते हुए इनमें शक्ति वितरण की सूचियों की विवेचना कीजिए। तो ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 22 है। और फिर आ जाता है यहाँ पर आपके मानचित्र का क्वेश्चन, मैप का, जिसमें यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि पहले में कुद्रेमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग, गोवा, ये यहाँ पर मानचित्र में आपको बताने हैं, क्योंकि लो अयस्क खानों के नाम आपको दिए हुए हैं। फिर अथवा में आपको एक और दिया हुआ है जो मानचित्र में आप बता सकते हैं, बल्लारी, चिक्कामंगलुरु, वेलाडेला और मयूरभंज, ये यहाँ पर आपके हैं, जिसको आपको मैप में आपको बताना है। तो यहाँ पर पॉइंट अब जो समझने वाला है वो ये है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पर जो है वो, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, मैप में आपको 4 पॉइंट ये बताने हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से आपको 2 आते हैं, और फिर आपको अथवा में देख के लग रहा है कि इनमें से भी आपको 2 आते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2 इसमें से बता दिए और 2 इसमें से बता दिए। आपको यहाँ या तो यहाँ से 4 बताने हैं और या फिर यहाँ से 4 बताने हैं। इनमें से कोई एक का ही आंसर आप लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करते हुए आप उसका आंसर मानचित्र में नहीं बता सकते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कई बार इसका कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और आपको जो वीडियो है पसंद आएगा, और आप इसको जो है वो ज़रूर से शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ।